पंचायत सचिव के साथ अपनी बातचीत के वायरल ऑडियो पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं, मेरी सहमति के बिना फोन कॉल रिकॉर्ड करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को उन्हें निलंबित करना चाहिए। मैंने जाति सूचक या हरिजन एक्ट के खिलाफ कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ता हूं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी साजिश में फंसाया जा रहा है। एक तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसको बिना मेरे सहमति से टेप नहीं करना चाहिए, और टेप किया तो फिर वायरल किया, ये भी दूसरा मामला बनता है। और पदाधिकारियों को उससे निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको सस्पेंड करके डिस्चार्ज करना चाहिए। और मैंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला है जो जाति सूचक हो या हरिजन एक्ट का मामला बनता है, SC ST का। हम तो SC ST का लड़ाई लड़ते हैं, उनके पक्ष ही लड़ाई लड़ते हैं। हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और अल्किलियतों की लड़ाई लड़ते हैं, और सदन से लेकर सदन के बाहर तक उसकी लड़ाई लड़ते हैं। कहीं न कहीं साजिश के तहत वो भी बेचारा फंस गया है या उसको फंसाया गया है। क्या लग रहा है आपको परेशान करने की? अरे परेशान भाई वीरेंद्र, जिंदगी भर आज तक तो परेशान हुआ है, परेशान होकर जनता भेजती रही है, तो आगे भी परेशान करेगा, जनता भेजती रहेगी। निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का भी कहा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन तुम कर रहे हो और प्रोटोकॉल का ख्याल रखो। उसने नहीं प्रोटोकॉल का ख्याल किया, और न उस परिपत्र का जो सरकार ने के अधिसूचना जारी किया था 17 में, 18 में, 21 में, कि माननीय विधानमंडल के सदस्यों या MP लोगों से कैसे बात करना, उस अदब से बात भी नहीं किया। और वो क्या क्या बोला है ऑडियो में आप देख लीजिए। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि संसद के दोनों सदनों में बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। हमने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इस सत्र के पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री को हमारी रणनीति, पाकिस्तान और अन्य सभी मुद्दों पर सवालों के जवाब देने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों को स्पष्ट जवाब देंगे जो भारतीय हितों से ज्यादा क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लोकसभा में कल चर्चा शुरू हुई, आज राज्यसभा में शुरू होगी, तो प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ दोनों ही सदनों में देंगे, सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी हमें सुनने का मौका मिलेगा, खास करके क्योंकि बहुत सारे जनता के मन के सवाल थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जो पार्लियामेंट सेशन हुआ वो ये हुआ था, स्पेशल सेशन की मांग हुई, नहीं दिया गया। ऑल पार्टी मीटिंग की बात हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नहीं हुआ। तो अब क्योंकि ये सबसे पहला सेशन था, हम चाह रहे थे पहले ही दिन इस पर चर्चा हो, नहीं की गई, एक हफ्ते डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद कल लोकसभा में हमने सभी तरफ के सवाल जवाब सुने हैं। अब प्रधानमंत्री जो भी देश के मन में सोच है, सवाल हैं, मन में पाकिस्तान को लेकर है, हमारी राजनीति से ऊपर हमारी रणनीति को लेकर है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है, उसका जवाब देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं तो होप कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो टूक जवाब देंगे उन लोगों को जो प्रायोरिटाइज क्रिकेट को कर रहे हैं ओवर इंडियन इंटरेस्ट। तो क्योंकि जो हो रहा है, हम एक तरफ ट्रेड विद टेरर नहीं हो सकता है, टॉक विद टेरर नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि हमारा सिर्फ एक अनफिनिश्ड जॉब है, वो है POK, उस पर हम चर्चा करेंगे, वही बातचीत होगी। तो हम ओवर एवरी ओवरराइडिंग सेंटिमेंट, हम पाकिस्तान को खेलने के लिए क्यों उत्सुक हैं, किसने हरी झंडी दी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली में जलभराव की भयावह स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, दिल्ली के छात्र, मजदूर, कर्मचारी और यहां तक कि सांसद भी जलभराव के कारण समय पर संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजधानी का लगभग 90% क्षेत्र इस समस्या से जूझ रहा है। भाजपा आम आदमी पार्टी को दोष देती है और आप भाजपा को, लेकिन असली पीड़ा दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ रही है। ये समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि मिलकर समाधान खोजने का है। जनता के हित में सभी दलों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जलभराव देखने को नहीं मिल रहा। आज अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे तक सबको कठिनाई हो रही। जो अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय जा रहे हैं, जो व्यापारी अपने व्यापारिक संस्थानों में जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी तक बारिश हो रही है, तो सांसदों का पहुंचना भी कठिन हो रहा है।
ये तो वो इलाका है लेफ्टिनेंट जोन जिस पर पानी का भराव उतना नहीं होता, पर 90% दिल्ली पानी भराव की समस्या से आप इल्जाम लगाइए आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी आप पे लगे, आप दोनों की गलतियों की कीमत दिल्ली चुका रही। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई बहस पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, देश के विदेश मंत्री एक जबरदस्त व्यक्तित्व हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान विदेश मंत्री गैर राजनीतिक हैं। वे लोकतांत्रिक नहीं हैं। आजाद भारत में पहली बार रूस ने भारत का समर्थन नहीं किया है। इजराइल को छोड़कर किसी ने भी भारत का समर्थन नहीं किया। विदेश मंत्री के पास भारत के लिए कोई विजन नहीं है। उनके पास भाजपा और आरएसएस का विजन है। विदेश मंत्री तो कोई टाइप का है नहीं। कौन है विदेश मंत्री, क्या है? विदेश मंत्री स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी होते थे। सर ये इतने नॉन पॉलिटिकल हैं, डेमोक्रेटिक नहीं हैं। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार रूस ने भारत को सपोर्ट नहीं किया और इजराइल छोड़ के भारत को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ इजराइल ने सपोर्ट किया। कभी भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से अलग कर देते थे। अब भारत के प्रधानमंत्री भारत को ही दुनिया से अलग कर दिया। नेपाल की स्थिति देख लो, म्यांमार की स्थिति देख लो, वियतनाम का देखो, श्रीलंका का देखो, बांग्लादेश का देखो। आज म्यांमार पर 90% सेना का कब्जा है, जबकि कभी हम भारत उसकी इकोनॉमी से लेके एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। विदेश मंत्री तो समझो कि आप इंडिया के विजन है ही नहीं, उनके पास बीजेपी आरएसएस के विजन है। और रक्षा मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन्हें तो मोदी जी और बीजेपी की बात रखनी है। प्रयास करते हैं कि सबका रेस्पेक्ट हो, वो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो वक्तव्य है, ना तो चाइना की बात, ना ये जो 40-40 करोड़ डॉलर जो पाकिस्तान को हमें पैसा दे देता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। ये तीनों गायब कहाँ है अभी तक पता नहीं, उस पर नहीं बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 27 जुलाई को ममता बनर्जी ने दिल्ली में रहने वाली मालदा की सजनूर परवीन नाम की महिला को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उसे और उसके बच्चे को पीटा और 25,000 रुपए लेकर छोड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई है। डीसीपी ने बताया कि महिला सीसीटीवी में अपनी मर्जी से घूमती दिखाई दी। पूछताछ में महिला ने माना कि उसने मालदा के अपने एक रिश्तेदार, जो टीएमसी कार्यकर्ता है, के कहने पर यह झूठी कहानी बनाई थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री झूठ फैलाने में शामिल हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जानी चाहिए। हमें पश्चिम बंगाल को इस तरह की गंदी राजनीति से बाहर निकालना होगा। कि 27 तारीख को ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 25 तारीख को दिल्ली की एक महिला जो दिल्ली में रहती है, सजनूर परवीन, जो एक्चुअल में पश्चिम बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट की बासिंदा है, और वो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाया और लांछन लगाया कि दिल्ली पुलिस 25 तारीख को सिविल ड्रेस में उनके पास पहुंची, उनके साथ उनके बेटे को लेकर बाहर लेके गई, मारपीट किया, बच्चे को भी नहीं छोड़ा और 25,000 रुपये की फिरौती मांग की और 25,000 रुपये देने के बाद उनको छोड़ दिया गया। ममता बनर्जी ने इस किस्से को ट्वीट किया। जब दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दिल्ली पुलिस की डीसीपी अभिषेक धनिया जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है कि 12:30 बजे के आसपास वो महिला जो क्लेम कर रही थी कि उनको 4 पुलिस वाले आकर सिविल ड्रेस में उठा के लेके गए थे,
वो दिख रही है कि सीसीटीवी में वो अपने बच्चे के साथ आराम से, खुद की मर्जी से, किसी के साथ भी नहीं, वो बाहर निकल रही है। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको क्वेश्चन किया, तब उस महिला ने बताया कि उनके एक रिलेटिव जो तृणमूल कांग्रेस करता है मालदा में, उनके कहने पर इन्होंने, महिला ने इस साजिश को अंजाम दिया दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी खुद इस साजिश में कितना संलिप्त है, इसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस को करना चाहिए और दिल्ली पुलिस को एफआईआर भी करना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया में पोस्ट करने के कारण हमारे खिलाफ पश्चिम बंगाल की पुलिस एफआईआर कर चुकी है। तो अगर हमारे खिलाफ अगर एफआईआर हो सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हो सकता है, तो मैं दिल्ली पुलिस से गुहार लगाऊंगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी झूठ फैलाने के लिए ये एफआईआर होना चाहिए, एक एफआईआर होना चाहिए। और ममता बनर्जी आज पूरे बंगाल को शर्मसार कर दिया कि पॉलिटिकल गेन के लिए ममता बनर्जी बच्चे का भी इस्तेमाल कर सकती है। इस घिनौने पॉलिटिक्स से बंगाल को बाहर निकालना है और आने वाले 26 के इलेक्शन में बंगाल की जनता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को उचित शिक्षा देकर इस पॉलिटिकल डार्टी पॉलिटिक्स से बंगाल को बाहर निकालेगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन महादेव और सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कल की बहस में क्या सामने आया? रक्षा मंत्री ने कहा कि हम किसी की जमीन लेने नहीं गए थे, तो क्या हम घूमने गए थे? आप तो पीओके पर कब्जे की बात करते थे, लेकिन जब मौका आया तो अमेरिका से अब्बा का हुक्म आया, वापस आ जाओ बेटा। व्यापार और विदेशी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। जब गौरव गोगोई संसद में सवाल पूछ रहे थे, तब सरकार को नहीं पता था कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन महज 15 मिनट में बैजयंत पांडा ने ऐलान कर दिया कि मास्टरमाइंड मारा गया। इतनी तेजी पीओके में दिखाई होती तो आज वहां तिरंगा लहरा रहा होता। सरकार को क्रिकेट और व्यापार की चिंता है, देश की सुरक्षा की नहीं। शर्म की बात है कि आप राष्ट्रहित के मुद्दों को भी व्यापारिक सौदेबाजी से जोड़ते हैं। कल की डिबेट के अंदर क्या था? पहले डिफेंस मिनिस्टर की हुई। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कोई बात भी, मतलब आप कमाल देखिए, आप डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम वहां किसी की जमीन लेने नहीं गए थे, तो क्या टहलने गए थे आप? हैं? सेना को मौत के मुंह में झोंक रहे थे आप, तो क्या टहलने के लिए झोंक रहे थे हम सेना को? पीओके के ऊपर कब्जा करना था, आप बार बार बोलते थे पीओके पे कब्जा। जब पीओके पर कब्जा हो रहा था तो आपने कहा कि वापस आओ, अब्बा का हुक्म आया है अमेरिका से कि वापस आओ बेटा, चलो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा, तुम्हें व्यापार नहीं दूंगा, तुम वापस चलो यहां से। क्या तमाशा है? हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा। हमने सवाल पूछा, पहलगाम के आतंकवादी कहां गए? कहां पहलगाम के आतंकवादी गए? कितना तेज चले एकदम कि गौरव गोगोई इधर पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं, उधर मुठभेड़ हो जाती है और कहते हैं कि साहब इसका मास्टरमाइंड, अभी तो आपने बताया भी नहीं था मास्टरमाइंड कौन है। मतलब 15 मिनट में जय पांडा जी वहां पे घोषणा कर देते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर कि साहब मास्टरमाइंड मारा गया। अरे भाई, इतने तेज थे तो पीओके पे झंडा लहराते तो छाती ठोक के कहते, और तुम्हें कंधों पर उठा के हम पार्लियामेंट में घूमते, कहने लगा जिंदाबाद, वाह साहब क्या काम किया है, हम पीओके पर कब्जा किया है। अरे हमारे बच्चे जिनके शहीद हो गए, जिनकी सामने उनकी मांग उजड़ गई है, उनका दर्द नहीं है, लेकिन तुम्हें धंधा चाहिए, क्रिकेट खिलाना है, क्योंकि क्रिकेट से धंधा मिलेगा। तुम्हें धंधा चाहिए, कहां ले जा रहे हो देश को? शर्म कर लो, शर्म। भाजपा एमएलसी परिणय फुके ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों का समर्थन करते हुए कहा, सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर आत्म प्रशंसा के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। वे सरकारी आवास, वर्दी और कार्यालयों का निजी प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। इसी कारण सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। मैं सभी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वे इन दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें और सरकारी मर्यादा बनाए रखें।
देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया का यानी इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, इस प्रकार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में अधिकारी और कर्मचारी इसका दुरुपयोग कर रहे थे, जिस प्रकार से एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का काम ये माध्यम से कर रहे थे, जिस प्रकार से सरकारी ऑफिसेस है, सरकारी गाड़ियां है, सरकारी घर है और यूनिफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे थे और कहीं पे भी लोगों की दिशाभूल करने का काम अनेक सरकारी अधिकारी कर्मचारी कर रहे थे। इस संदर्भ में मैंने पिछले अधिवेशन में सभागृह विधान परिषद में इस संदर्भ में मैंने चर्चा उपस्थित की थी। इस पे मुख्यमंत्री साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि ये इस प्रकार का एक सर्कुलर हम निकालेंगे और कल ये सर्कुलर राज्य शासन के माध्यम से जारी किया गया। मैं इस सर्कुलर का स्वागत करता हूँ और महाराष्ट्र में सभी अधिकारी कर्मचारियों को विनती करता हूँ कि आप ये सर्कुलर का तंतोतंत पालन कीजिए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने मानसून सत्र में सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, आज भी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिए वे मूल मुद्दों से भटकाव थे। उन्होंने सेना की परंपराओं का महिमा मंडन किया, लेकिन नीतियों पर कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी। हमें उम्मीद थी कि सरकार रणनीतिक चुनौतियों और नीतिगत जवाबदेही पर बात करेगी, लेकिन एक बार फिर जवाबदेही से बचा गया। चीन की घुसपैठ, पीओके की स्थिति और सीमा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चुप्पी रही। उन्होंने न तो चीन का जिक्र किया, न ही अमेरिका और ट्रंप से जुड़ी रणनीतिक बातचीत का। भाजपा सरकार आज भी अपने डर और विफलताओं से बाहर नहीं आ पाई है। ये स्पष्ट है कि सरकार को अब भी अतीत में उलझने की आदत है और वो वर्तमान चुनौतियों का सामना करने से कतराती है। देश जवाब चाहता है, भावनात्मक भाषण नहीं। मैं समझता हूं आज भी सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। कल भी जिस प्रकार हमारे राजनाथ सिंह जी ने जिन बातों को रखा, वो केवल मैं समझता हूं कि आर्मी के जितने तथ्य थे उनके बारे है। हमने नीतियों के बारे, हम उम्मीद करते नीतियों के बारे बताएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने उसके जिम्मेवारी से कल भी वो भागे हैं लगातार। और आज भी पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार आज भी उस फोबिया से निकली नहीं है। आज भी अतीत में जाने की उनकी आदत है। जब भी कोई बातें, नेहरू जी की बातें आएंगी, वो इंदिरा जी की बातें आएंगी, आप क्या किया, आपने क्या किया, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच में आपकी क्या स्थिति, इसके बारे नहीं किया। चाइना का उन्होंने जिक्र नहीं किया, ट्रंप का उन्होंने जिक्र नहीं किया। अगर आप 56 इंच की बातें करते तो ट्रंप का नाम लेने में इतना डर क्यों? कल हम लोगों ने नहीं सब बार इनके बारे हमने बातें की। एक महत्वपूर्ण बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जिसके बारे में ओवैसी जी ने कहा, अगर पानी और खून साथ नहीं चल सकते हैं तो पानी और खेल कैसे साथ, ये खून और पानी खेल कैसे साथ चल सकते हैं? क्या अमित शाह जी के बेटे हैं? इसलिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सबसे पहले पूरे शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ और ये प्रयास होना चाहिए, विशेषकर मैं समझता हूँ जितने प्रशासनिक महकमे हैं उनको जहाँ हर जगह पे प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें जो है, एक तो मेडिकल फैसिलिटीज हो हर जगह, क्योंकि मोबाइल होना चाहिए, त्वरित अगर कोई घटना घट जाए तो उसका तुरंत उनको उपचार, प्राथमिक उपचार हो पाए, ये सारी चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बात भी करूँगा संबंधित लोगों से कि देखें और घायलों का उपचार प्रॉपर हो। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी ने पूरे एक हफ्ते तक संसद की कार्यवाही बाधित की। जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस फिर वेल में आ गई। अगर उन्हें ये मुद्दा इतना ही महत्वपूर्ण लगता तो राहुल गांधी को चर्चा में भाग लेना चाहिए था। वे केवल शुरुआत में उपस्थित रहे, फिर पूरी रात 1 बजे तक चले सत्र में नहीं दिखे। इससे साफ है कि कांग्रेस का मकसद चर्चा करना नहीं बल्कि केवल व्यवधान पैदा करना है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने पूरा एक वीक सदन चलने नहीं दिया, सदन को बाधित किया। और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में या स्पीकर श्री ओम बिरला जी की पहल पे 16 घंटे चर्चा मंजूर हो गई। कल चर्चा शुरू हुई। चर्चा सरकार के लिए कितना गंभीर था कि आपने देखा पूरे चर्चा के दौरान रात को 1 बजे तक खुद भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मौजूद थे, सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस चर्चा में भी कांग्रेस पार्टी बेल में आ गई, जब गृह मंत्री ने खड़े होकर के भी कहा कि आज आप जिस तरीके से चीज़ों को कह रहे हैं तो हो सकता है आपको विदेशी चीज़ों से प्रेम हो, लेकिन यहाँ इस पर थोपी नहीं जा सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल बाधित कर रही है। अगर उस चर्चा कांग्रेस भी उसको समझती कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत गंभीर चर्चा है तो राहुल गांधी को रहना चाहिए था।
शुरू में जब चर्चा शुरू हुई, राजनाथ सिंह जी बोले, गौरव गोगोई बोले, तब केवल तब तक मौजूद थे। फिर उसके बाद से आए ही नहीं सदन में। रात को 1 बजे तक चर्चा हुई। तो इससे साफ है कि राहुल गांधी को केवल उस सदन में या उनकी पार्टी के लोगों को व्यवधान पैदा करना है। उस चर्चा में बैठ करके उनको एलओपी के होकर के सुनने का भी उन्होंने जहमत नहीं गंवा रखी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।